हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो यांकाई जो कि पहले बहुत कमज़ोर था और इसी कारण यांकाई हमेशा मार खाता रहता और उसके कमज़ोर होने के कारण उसके अपने सेक्ट वालों ने भी उसे निकालने की सोची, मगर उसकी रिक्वेस्ट करने पर उसे 3 साल दिए गए और कुछ दिनों बाद उसे एक टेक्निक मिली जहां एक डिमन स्केलेटन उसके माइंड स्पेस में घुस गया। अब आगे तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और यांकाई कहता है कि ये एक सोल स्टोन नामक का सीक्रेट ट्रेजर है जो कि हमारे लिए एक ऐसी स्पेस ओपन कर सकता है जिसमें तुम हजारों लाखों ट्रेजर्स को स्टोर कर सकते हो। तो शायद यह सीक्रेट बुक भी उसी सोल स्टोन से बना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता है क्योंकि वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था, वरना कई सारे लोग उसके ट्रेजर छीनने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो सीक्रेट ट्रेजर बुक के पूरे तरह से ओपन कर देता है। उसके एक पन्ने पर गोल्डन बॉडी को अचीव करने की जानकारी लिखी हुई थी। इसे सीखने के बाद ही उस बुक का अगला चैप्टर रिवील होगा। तो यांग तुरंत ही उस मैजिक मेथड को पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखा था कि इस मेथड को सनराइज होने के आधे घंटे बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यांकाई ने तुरंत ही अपने प्रैक्टिस शुरू कर दी और बस एक ही लेसन के साथ उसके पावर्स में काफी हद तक इजाफा हो गया, जो देख यांग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और तभी यांग को फील हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने तुरंत ही अपने प्रैक्टिस बंद कर ली। अब उसके काम का वक्त हो चुका था, इसलिए यांग तुरंत ही काम करने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कोई शख्स था। अब ये कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। वही दूसरी तरफ वो नकाब वाली बंदी यांग को काम करता हुआ देखकर सोच में पड़ गई और वो कहने लगती है कि कल तो ये बंदा पूरी तरह से घायल था, मगर आज इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे चोट भी लगी होगी। और उतने में ही वो देखते हैं कि एक बंदा बड़ी तेजी से अपनी काट के साथ यांग पर क्रैश होने वाला है, मगर यांकाई ने एक ही सेकंड में उस बंदे के साथ साथ उसके काट को भी उलट दिया। वो बंदा तो बेचारा यांग के लिए परेशान हो गया। उसे पूछता है कि भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मगर यांग तो बिल्कुल परफेक्ट था। जो देख उस बंदी को भी थोड़ी सी हैरानी हुई और कहती है कि पिछले 3 सालों में यांग ने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया, ऐसा तो नहीं कि रात भर में ये पावरफुल बन गया। और इधर यांग उस बंदे को उसका सामान समेटने में मदद कर रहा था। वो बंदा कहता है कि एल्डर मेगा मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पहले ये डिलीवरी लेट थी और अब इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा और वक्त जाया हो गया। दरअसल लिंग्यू पवेलियन के कंट्रीब्यूशन हॉल के इंचार्ज थे और उस बंदे की बातें सुनकर यांग को भी याद आता है कि आज उसकी पेमेंट होने वाली है, इसलिए वो भी कंट्रीब्यूशन हॉल में जाने का डिसाइड करता है। इधर एल्डर मेगा भी लड़कियों को ठुमकता हुआ देखकर उनके मजे में बिजी थे। ये काम उनका परफेक्ट है, मगर तभी एक बंदा बीच में आकर उनके नज़ारे को डिस्टर्ब करने लगा। वह बंदा भी यहाँ अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने आया था। अब अपना काम होने के बाद वो वापस जा रहा था कि तभी उसका बटुआ नीचे गिरने लगा। तभी यांकाई तुरंत ही लपकते हुए उसके बटुए को पकड़ लेता है। अब यांग उसे इसके बारे में कुछ बता पाए इससे पहले ही वो यांग को पकड़ लेता है और कहने लगा कि तुम तो एक ट्रायल डिसाइपल हो, मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने एक यंग मास्टर का बटुआ चुरा लिया। जिस पर यांकाई कहता है कि भाई तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो इसे कैच करके तुम्ही को वापस देने वाला था। लेकिन वो बंदा तो यांग की एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि तुम चोर हो और अब जल्दी से मेरे सामने घुटने पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर करके हालत खराब कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर यांग भी उस पर भड़क गया और वो कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं, तो मैं भला तुम्हारी माफी क्यों मांगू। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अगर तुम्हें अपने किए कराए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है तो फिर मैं तुम्हें लिंगशु पवेलियन की एक यूनिक स्किल शो करूंगा। अब इससे पहले कि वो यांग पर हमला कर पाए, उसके पांव पर एक फ्लाइंग स्टोन आकर हिट हो गया, जिसके चलते वो बंदा खुद ही यांग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। यांग कह रहा था कि क्या यही लिंगशु पवेलियन की यूनिक स्किल है। जो सुनकर वो बंदा उठने की कोशिश करने लगा, मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो कहने लगा कि जरूर से ही इस बूढ़े मिंग की हरकत होगी। वो कहने लगा, एल्डर मिंग तुम हर बार इस बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे घायल करूं तो चुपचाप मुझे रिलीज कर दो। उसके ऐसा बोलते ही प्रेशर अपने आप हट गया। अब वो बंदा लंगड़ाते हुए एल्डर मिंग को गालियां देने लगा और वहाँ से जाने लगता है। इधर यांग देखता है कि एल्डर मिंग तो कराटे लेने का नाटक कर रहे हैं। अब यांकाई कहता है कि सीनियर ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, वो बंदा समझ गया था कि आपने ही मुझे प्रोटेक्ट किया। खैर आपने मुझे बचाया, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जिस पर मैंग कहते हैं कि थैंक यू बोलने से काम नहीं चलने वाला, अगर दम है
तो मुझे तगड़ी पार्टी चाहिए। जिस पर यांग कहता है कि सीनियर, इस उम्र में आपको पार्टी करना शोभा नहीं देगा, चलो जल्दी से मेरा पेमेंट ढीला करो ताकि मैं खाने पीने की चीजें खरीद सकूं। तो एल्डर मैंग उसे कुछ सिल्वर टेल्स दे दिए। अब यांग एक बार फिर से उनकी फिरकी लेते हुए वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो नकाब वाली बंदी पहुँच गई। यांग की तो उससे नजरें ही नहीं हट रही थी, मगर एल्डर मैंग के डर से उसे वहाँ से भागना पड़ा। और उसी वक्त एल्डर मैंग का उड़ता हुआ जूता उस बंदी पर आ जाता है, मगर उसने तुरंत ही उसे कैच कर लिया। वो कह रही थी कि सीनियर, शायद आपको यांग कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। जिस पर वो कहने लगे कि हाँ, वो बंदा बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और वो दिल का सच्चा भी है। दूसरी तरफ यांग एक शॉप से राइस खरीदने पहुंच चुका था। उस शॉप का ऑनर राइस की बैग की वजह से नीचे गिरने वाला था कि तभी समय रहते यांग ने उस थैले को कैच कर लिया। दरअसल यांग के शॉपकीपर से काफी कनेक्शन थे। हर बार यांग उसी से राइस खरीदता और वो लोग उसे जानबूझकर एक्स्ट्रा राइस दिया करते। अब यांग उन लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर दो मवाली पहुँच गए। उन्होंने आते ही यांग के राइस के थैले पर एक लात मार दी, मगर यांग तुरंत ही जाकर उसे कैच कर लेता है और वो शॉपकीपर से कहने लगा कि तुम्हारा राइस पॉइजनस है। देखो, मेरा भाई पहले मेरे जैसा मोटा हुआ करता था, मगर इसने यहाँ का राइस खाया और ये तब से पतला हो गया। अब तो हवा का एक झोंका भी इसे उड़ा ले जा सकता है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ का राइस नहीं खाया, वरना मैं भी इसके जैसा ही जिंगूर बन जाता। जिस पर शॉपकीपर कहने लगा कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम एक अच्छी क्वालिटी का राइस ही यूज करते हैं, इसलिए प्लीज हम पर इल्जाम ना लगाएं। मगर वो बंदा तो इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब वो बंदा शॉपकीपर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी यांग का बीच में आ जाता है और उससे बचने के चक्कर में उस बंदे की पैसों की बैग नीचे गिर गई। यांग उस बैग को देखकर ही कहने लगा कि ये बैग तो जानी पहचानी लग रही है। इधर शॉपकीपर उस बंदे को समझा रहे थे कि आपके भाई की हालत हमारे राइस खाने की वजह से नहीं हुई, प्लीज आप इन्हें किसी हीलर को दिखा दीजिए, मगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मगर वो बंदा इसके लिए मना कर देता है। वह कह रहा था कि हम कोई बदमाश नहीं है जो बेवजह तुमसे पैसे लेने लगे। यहाँ पर सवाल लोगों की लाइफ का है। और उतने में ही वहाँ एक यंग मास्टर आ जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर उनको घुमाने लगा। उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि ये उनको पसंद करता है। उतने में ही यांग को याद आया कि ये तो वही बंदा है जिसने अपने पैसों की बैग चोरी होने का मुझ पर इल्जाम लगाया था। वो गेस करता है कि जरूर इन दोनों की कुछ मिली भगत है। इधर वो मोटा बंदा उस यंग मास्टर से डरने की एक्टिंग करने लगा। वो कहता है कि देखो, मेरा भाई कितना ज्यादा बीमार है, हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि लोगों को इस शॉपकीपर की सच्चाई का पता चल जाए। जो सुनते ही उस यंग मास्टर ने तुरंत उस बंदे पर एक अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा काफी पीछे पुश हो गया। वो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारा भाई इतना ज्यादा बीमार होगा। इसके बाद वो एक और पाम अटैक करते हुए इन दोनों को नीचे पटक देता है। अब तक वहाँ पर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। यांग भी समझ गया था कि ये बंदा यहाँ पर हीरो बनने आया है, मगर किस लिए ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इधर वो बंदा कहने लगा कि मेरा नाम है सुमू और मैं लिंगशु पवेलियन का डिसाइपल हूँ। मेरा काम है परेशान लोगों की मदद करना और मैं जानता हूँ कि तुम लोग जानबूझकर यहाँ हंगामा कर रहे थे। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो दोनों ही तुरंत वहाँ से भागने लगे, लेकिन तभी यांग काई उनके सामने आ जाता है और कह रहा था कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो कमाल की है। जिसके बाद यांग उन दोनों को रास्ते पर पटक देता है। वो सबको बता रहा था कि इन दोनों ने जानबूझकर सीनियर हान पर इल्जाम लगाया है। आज हान के साथ जो कुछ भी हुआ वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। और यांग की बातें शॉपकीपर्स को भी ऐसा ही लगी, इसलिए वो कहने लगे कि हम इन दोनों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, इन्हें जरूर सी डिसिप्लिन मिलनी चाहिए। जिसके बाद उन लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जो देखकर सुमी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि अगर इसे ही इनकी पिटाई करोगे तो ये लोग तो मारे जाएंगे। जिस पर यांग कह रहा था कि भाई लोग इस तरह के काबिल है। अगर इनके झूठ पर लोगों ने विश्वास किया होता तो मिस्टर हान का शॉप बंद हो जाता। मगर फिर भी सुमू इनकी पिटाई करने से मना करने लगा। जिस पर यांग कहता है कि तुम भी इनके साथ हो, देखो ना तुम्हारा पैसों का बैग उसके पास है। अब सुमू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस पर क्या जवाब दिया जाए, इसलिए वो कहता है कि शायद इस बंदे ने मेरा भी बैग चुराया होगा। अब सुमू की ऐसी हरकतें देखकर वो मोटा बंदा भड़क गया और कह रहा था कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, कि तुमने तो हमें पैसे देकर यहाँ तमाशा खड़ा करने के लिए बोला था और फिर यहाँ पर आके तुम हमको धमका दोगे, ऐसे तुम सबके सामने हीरो बन जाते। मगर सुमू इसके लिए मना कर देता है। वह मोटा बंदा सबको बताने लगा कि गांव वालों, यह सुमू की बेटी से प्यार करता है और उसी को पटाने के चक्कर में इसने यह प्लान बनाया।
सुमो समझ चुका था कि यांग की वजह से उसका प्लान फेल हो गया है, मगर अब यन भी उसे कभी लाइक नहीं करेगी। इसलिए वो यांग से कहता है कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं जरूर उसका बदला लूंगा। अब उसके जाने के बाद सभी लोग यांकाई को थैंक यू बोल रहे थे। साथ ही साथ मिस्टर हान भी यांकाई को गिफ्ट देने की कोशिश करने लगे, मगर यांकाई उसके लिए मना कर देता है। मिस्टर हान को यांकाई की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। और 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था, मगर अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए वीडियो टाइम पर अपलोड हो जाया करेगी। गाइस, फ्यूचर में हमारी वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट्स होगी, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।